बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने फन से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। उनका काम आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बन गया। अपने करियर में बॉलीवुड पर राज करने वाले बहुत से फिल्मी सितारे ऐसे गुजरे जिन्होंने दौलत और शोहरत भारत में कमाई, लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुए थे। उनका बचपन अर्ज़े पाक की गलियों में गुजरा था। इन सितारों ने जिन घरों में आंख खोली थी वो आज भी अपनी असली हालत में कायम हैं। जिन्हें देखने की ख्वाहिश में कुछ अदाकार कामयाब हो गए, जबकि कुछ इसी ख्वाहिश को दिल में दबाए दुनिया से चले गए। बॉलीवुड के कौन कौन से बड़े सितारों की जन्म भूमि पाकिस्तान थी, उनके दिल में पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात थे, क्या उन्हें अपना घर देखने का मौका मिला, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले। बॉलीवुड पर राज करने वाले दलीप कुमार का आबाई घर पेशावर में है। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार दलीप कुमार का घर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर के तारीखी किस्सा खानी बाजार के मोहल्ला खुदादाद में वाक़े है। एक वक्त था कि ये इलाका रिहायशी होता था, लेकिन अब ये एक कारोबारी मरकज बन गया। अदाकार दलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को इसी घर में पैदा हुए थे, लेकिन 1930 में वो अपना आबाई घर छोड़कर भारत के शहर मुंबई चले गए थे, जहां उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। दलीप कुमार ने बतौर अदाकार वो इज्जत कमाई थी कि उन्हें भारत में सदर के बराबर प्रोटोकॉल मिलता था। वो अदाकारी के साथ साथ सियासत में भी सरगर्म दिखाई देते थे, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान आने जाने पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। अमन की बात करने की वजह से उन्हें भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूलियत हासिल थी, जिसका फायदा उन्होंने इस तरह उठाया कि मुंबई मुंतकिल होने के बाद जब उनके दिल में अपना आबाई घर देखने की ख्वाहिश जागी तो 1988 को वो पाकिस्तान पहुंचे। वो सबसे पहले पेशावर गए और अपने इस आबाई घर का दौरा किया, जहां उनके बचपन की यादें दीवारों में नकूश थीं। वो शरारतें और अटकेलियां जो वो अपने बहन भाइयों के साथ घर में करते थे, वो इस घर की बुनियादों का हिस्सा बन गई थीं। दलीप कुमार की देरीना ख्वाहिश थी कि वो अपना पुराना घर देखें, जो उनकी हयात में पूरी हो गई। साल 1997 में दलीप कुमार एक बार फिर पाकिस्तान के सरकारी मेहमान बने तो उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया था। दलीप कुमार का आबाई घर खाली होने की वजह से वीरान था, जिस पर उसके मालिक ने उसे बेचकर प्लाजा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो इलाका मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गया था। उनके घर की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 2013 में भारतीय अदाकार के इस घर को विफाकी हुकूमत ने कौमी विरसा करार दिया था और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दलीप कुमार के घर पर सेक्शन 4 नाफिज कर रखा है, ताकि कोई भी अदाकार के घर को खरीद या बेच न सके। क्योंकि सूबाई हुकूमत ने दलीप कुमार रिहाइशगाह को खरीद कर म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला कर लिया था। इस फैसले पर दलीप कुमार की अहलिया ने भी अपने शोहर के आबाई घर की खरीदारी और फिर उसे म्यूजियम में तब्दील करने के हुकूमती फैसले की तारीफ की थी। अब ये घर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तहवील में है, जिसे बहुत जल्द म्यूजियम में तब्दील करके आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खैबर पख्तूनख्वा के इकदाम की तारीफ करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत की कोशिशों पर बहुत खुश हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने इस इक़दाम में जरूर कामयाब होंगे। नंबर 2, आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआने? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्मी खानदान कपूर की जद्दी पुश्ती हवेली भी पेशावर में वाक़े है। कपूर हवेली पेशावर के इलाके दिलगरा में वाक़े है, जो आज एक मार्केट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को मुतादिद नामवर सुपरस्टार्स देने वाले कपूर खानदान की एक नस्ल इसी हवेली में पैदा हुई थी। कपूर हवेली की तामीर की बात करें तो इस कदीम हवेली को राज कपूर के वालिद दीवान कपूर ने तामीर करवाया था, लेकिन तकसीम बरसगीर के बाद ये खानदान भारत मुंतकिल हो गया था। केपी हुकूमत ने दलीप कुमार के घर की तरह अदाकार राज कपूर की आबाई हवेली को मुनहदिम और खरीदो फरोख्त से महफूज रखने के लिए इस पर भी सेक्शन 4 नाफिज कर दी। इस हवाले से सूबाई हुकूमत और जिलाई इंतजामिया ने मौक़िफ इख्तियार किया था कि राज कपूर हवेली की कीमत का तयन किया जाएगा और जल्द ही महकमा आसार कदीमा को फंड्स की फराहमी से मुतालिक आगाह करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने यह भी कहा था कि हुकूमती फैसले के तहत राज कपूर हवेली को महफूज किया जाएगा। दलीप कुमार के घर की तरह केपी हुकूमत राज कपूर की हवेली को भी म्यूजियम में तब्दील करने का इरादा रखती है। दलीप कुमार तो अपने आबाई घर देखने में कामयाब हो गए, मगर कपूर खानदान में से कोई भी शदीद ख्वाहिश के बावजूद आबाई घर नहीं देख पाया। नंबर 3, और मेरा किरदार इस फिल्म में बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट और अनयूजुअल। ऐसा किरदार जो मैंने ना आज तक किसी फिल्म में किया है
और शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी ऐसा किरदार ना करूं। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की जन्मभूमि भी पेशावर है, जहां आज भी उनका आबाई घर मौजूद है। दीगर भारतीय लेजेंडरी अदाकारों की तरह बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का आबाई घर भी पेशावर में ही वाक़ है। शाहरुख खान के वालिद ताज मोहम्मद खान पेशावर के इसी घर में पैदा हुए थे, जहां शाहरुख खान ने अपनी जवानी के कई दिन भी इसी घर में गुजारे थे। इस वक्त शाहरुख खान के इस आबाई घर में उनकी कजन नूरजहां मुकीम है, जो कई बार अपने कजन से मिलने के लिए मुंबई भी जा चुकी हैं। नूरजहां के साथ इस घर में उनका 12 साला बेटा भी मुकीम है, जिसका नाम उन्होंने शाहरुख खान ही रखा है। पेशावर के जिला और सूबाई हुकूमत सकाफती विरसा बरकरार रखने के लिए शाहरुख खान के घर को भी म्यूजियम में तब्दील करने का इरादा रखती है। जब उनकी कजन इस हवाले से रजामंद हो जाएंगी, तब ये घर हुकूमती तहवील में ले लिया जाएगा। नंबर 4। कुरान जहानी देवानंद ने मकबूलियत भारत में हासिल की, लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुए। देवानंद के वालिद धर्म देव पशोरी आनंद का शुमार बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकारों में होता है। वो भारतीय अदाकार हैं जो 26 सितंबर 1923 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके शकरगढ़ मौजूदा जिला नारोवाल में पैदा हुए। देवानंद का ताल्लुक बरतानवी भारत के एक दौलतमंद खानदान से था। उनके वालिद पशोरी एक एडवोकेट थे। देवानंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में MA मुकम्मल किया और तालीम पूरी हुई तो देवानंद ने 1946 में मुंबई की फिल्मी दुनिया का रुख किया, जहां उन्होंने अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े। देवानंद अपनी हयात में कई बार पाकिस्तान आए, जहां उन्होंने हुकूमती सतह पर वजीर आजम से मुलाकात भी की, लेकिन उन्हें कभी अपना आबाई घर देखने का मौका नहीं मिला। वो अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करते थे। वो अपना पुराना घर देखने की आरजू भी करते थे, लेकिन कुदरत ने उनकी आरजू पूरी न की। नंबर 5। हमने घर का इंतजाम तुम्हें इसलिए दिया था तुम्हें मालूम हो जाए कि जो लोग रुपया कमाते हैं वो कितनी मुश्किल से कमाते हैं और जो नहीं कमाते वो कितनी आसानी से खर्च कर डालते हैं। बलराज साहनी भारत के एक मारूफ फिल्म और स्टेज अदाकार थे, जो तकसीम हिंद से कबल 1 मई 1913 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुए और इसी शहर में पले बढ़े। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से अंग्रेजी अदब में तालीम हासिल की। लाहौर से अंग्रेजी अदब में मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो वापस रावलपिंडी चले गए, जहाँ उन्होंने अपने खानदानी कारोबार में काम शुरू किया। बलराज साहनी अपनी अहलिया समेत रावलपिंडी से भारत चले गए। चूंकि बलराज साहनी हमेशा से ही अदाकारी में दिलचस्पी रखते थे, तो इसी शौक को देखते हुए उन्होंने अपनी अदाकारी के करियर का आगाज इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के ड्रामों से किया, जबकि 1946 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। स्टेज और फिल्मी दुनिया में अपना एक नाम बनाने वाले भारतीय अदाकार बलराज साहनी 1973 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 6। पाकिस्तान के शहर जेहलम की गलियों में खेलते कूदते गुजरा था। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त के वालिद सनील दत्त का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। वो 6 जून 1929 को पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए। सनील दत्त ने बहुत सी तारीखी फिल्में की, जिनमें मदर इंडिया, पड़ोसन, सजाता, मेरा साया, जानी दुश्मन और मिलन जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। सनील दत्त ने अपने दौर में सभी बड़ी प्रोडक्शंस और हिदायतकारों के साथ काम किया। उनकी आखिरी फिल्म मुन्ना भाई MBBS थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त के साथ काम किया था। सनील दत्त कई बार पाकिस्तान आए। वो पाकिस्तान के बारे में इंतहाई मुस्बत ख्यालात रखते थे। आज भी उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, जिनमें वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी अपनी यादें शेयर कर रहे हैं। सनील दत्त के बारे में ये कहना बेजा ना होगा कि वो रहते तो भारत में थे, लेकिन उनका दिल जेहलम में था। वो अपना पुराना घर, गलियां और मोहल्ला देखना चाहते थे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये मामूली ख्वाहिश पूरी करने का मौका न मिला। यही जिंदगी का नाम है। नंबर 7। छीन लूंगा तुझे इस जहां से। I love you, Kiran. It also went into a lot of changes. बॉलीवुड के हैदसाज फिल्म डायरेक्टर का बचपन लाहौर की गलियों में गुजरा। हिदायतकार और फिल्म साज यश चोपड़ा 27 सितंबर 1932 में लाहौर के इलाके गवाल मंडी में पैदा हुए, जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा। लाहौर की गलियों में यश चोपड़ा ने न सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी बोलना भी सीखी, जिसकी वजह से उनका पंजाबी और उर्दू लहजा पुख्ता रहा। तहम तकसीम के बाद उनका खानदान भारत चला गया। उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मुंबई से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया, जिसके बाद उन्होंने बतौर हिदायतकार
अदाकार 1952 में पहली फिल्म धूल के फूल बनाई और फिर 1961 में फिल्म धर्मपत्रा बनाई। इन दोनों फिल्मों को बेहद कामयाबी मिली। उन्हें फिल्म सिलसिले चांदनी, कभी कभी, दीवार से हिंदी सिनेमा में मकबूलियत हासिल हुई, जबकि उनकी सुपरहिट फिल्मों में डर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, मोहब्बतें, चक दे इंडिया, धूम, रब ने बना दी जोड़ी और दीगर शामिल हैं। फिल्म जब तक है जान में उनकी हिदायतकारी में बनने वाली आखिरी फिल्म थी। यश चोपड़ा भारत में रहते हुए पंजाबी खूब बोलते थे। वो अक्सर अपने बचपन के बारे में बताते हुए आप दीदा हो जाया करते थे। उनकी पाकिस्तान और लाहौर से खास मोहब्बत थी, जिसका इजहार वो अक्सर व बेशतर करते रहते थे। उन्होंने हमेशा अमन और मोहब्बत की बात की और दोनों मुल्कों को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। वो 21 अक्टूबर 2012 को मुख्तसर अलालत के बाद फौत हो गए। नंबर 8। देख रहा था, अरे ये तो बहुत पुराना सिस्टम है कि जिम्मेदार सारी गांव की फसल का ध्यान रखता है और जो फसल पक जाए तो उसे काट लेता है। प्रेम चोपड़ा ने अपना लड़कपन लाहौर की फजाओं में बसर किया। प्रेम चोपड़ा 23 सितंबर 1935 को लाहौर में पैदा हुए। वो अपने 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान शिमला चला गया, जहां उन्होंने इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। इस दौरान वो कॉलेज में अदाकारी भी करते थे। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद प्रेम चोपड़ा ने फैसला किया कि वो बतौर अदाकार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाएंगे। अगरचे उनके वालिद चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने अपने वालिद को वाज़ेह तौर पर बताया कि वो अदाकार बनना चाहते हैं। अपने ख्वाब की तकमील के लिए वो 50 की दिहाई के आखिरी बरसों में मुंबई आए। प्रेम चोपड़ा ने बतौर विलन अपनी पहचान बनाई। उन्हें बड़े बड़े नामों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। प्रेम चोपड़ा भारत मुंतकिल होने के बाद दोबारा पाकिस्तान न आ सके। वो आज भी जब अपने माजी को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मुल्की हालात के बायस वो अपने बच्चों को अपना पुराना घर और शहर न दिखा सके, जो बिलाशुबा अफसोसनाक अमर है। नंबर 9। Miss Chitra. Beautiful. Thank you. I mean your name. Qualification? BA in economics. आगे पढ़ाई क्यों छोड़ दी? राजेश खन्ना का ताल्लुक भारत से था, लेकिन उनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान से थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर अपने फन की बदौलत जिन अदाकारों ने राज किया, उनमें से एक राजेश खन्ना भी थे। गम और रोमांस के बेताज बादशाह कहलाए जाने वाले राजेश खन्ना ने उर्दू समझने वालों को ऐसी नायाब फिल्में दी जिनका आज भी कोई सानी नहीं था। राजेश खन्ना की पैदाइश भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में हुई, ताहम उनके आबाओ अजदाद मुत्तहिदा बरसगीर के वक्त मशरकी पंजाब में रिहाइश पजीर थे। राजेश खन्ना के वालिद पंजाब के जिला विहाड़ी की तहसील बुरेवाला के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के फराइज सर अंजाम देते रहे। राजेश खन्ना के असल वालिदैन होने के बावजूद उन्हें दूसरे जोड़े ने पाला, जिनका ताल्लुक भी लाहौर से था और वो रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर थे। 1935 में मुंबई मुंतकिल हो गए। राजेश खन्ना के आबाओ अजदाद के बारे में कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उनका ताल्लुक पत्तोकी से था, जो क़याम पाकिस्तान के बाद वहाँ से भारत चले गए। नंबर 10। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की महसूर कुन आवाज मोहम्मद रफी भी लाहौर में पले बड़े। सुरों के इस बादशाह को अपने परस्तारों से जुदा हुए 4 दिहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर वो अपनी आवाज के जरिए आज भी लाखों चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लिए मोहम्मद रफी की आवाज किसी नेमत से कम ना थी। वक्त के नामवर मौसीकारों ने उनकी आवाज को कुदरत का अनमोल अतिया जानकर अपनी लाजवाल धुनों में ढाला। फिल्म अनमोल घड़ी के गाने से करियर का आगाज करने वाले रफी ने सारी जिंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखा। के बाद दीगरे कई खूबसूरत गीत रफी की पहचान बने और कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। 50 की दिहाई में चाहे अदाकार भारत भूषण हो, गुरु दत्त हो या दिलीप कुमार, इस तरह 60 की दिहाई में धर्मेंद्र हो, शिमी कपूर हो या देव आनंद, या फिर 70 की दिहाई में जतेंद्र हो, ऋषि कपूर या अमिताभ बच्चन, इन सभी को मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी। अदाकार संजीदा हो या मजाहिया, अगर आवाज रफी की है तो फिल्मसाज का आधा काम तो आसान हो जाता है। मोहम्मद रफी के गीत ऐसे होते थे, यूं लगता था कि अदाकार खुद गा रहा हो, इसीलिए उन्हें शहंशाह गुलकारी कहा गया। दिसंबर 1924 को पैदा होने वाले मोहम्मद रफी के बारे में सभी ख्याल रखते थे कि वो भारतीय पंजाब में पैदा हुए, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते थे कि बरसगीर की फिल्मी दुनिया पर तवील अरसे तक राज करने वाले मोहम्मद रफी दाता की नगरी के मारूफ मोहल्ले भाटी गेट की गलियों में पलकर जवान हुए। वो हर रोज शहर के सबसे बड़े लॉरेंस गार्डन जाकर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाते थे। इस नौजवान की मधुर आवाज जब फजा में गूंजती तो लोग उसकी
जानिब खिंचे चले आते। मोहम्मद रफी ने अपने आबाई मोहल्ले के जिन थड़ों पर बैठकर गुलकारी के फन सीखे वो आज भी उनको याद करते हैं। वो 1941 में 17 बरस की उम्र में मुंबई गए, लेकिन शहर लाहौर के दरो दीवार पर अब तक उनकी यादों के नक्श मौजूद हैं। नंबर 11। तेरे से कौन शादी करेगा जिसको यही नहीं पता कि बर्फ किधर डालना है। भाग इधर से चल। भारतीय कॉमेडियन और अदाकार कपिल शर्मा के बुजुर्ग भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। भारत के मुमताज तरीन कॉमेडियन और अदाकार कपिल शर्मा मजाक की दुनिया के बेताज बादशाह करार दिए जाते हैं। द कपिल शर्मा शो के मेजबान भारत के शहर अमृतसर की पंजाबी फैमिली में पैदा हुए। कपिल शर्मा तो बाय बर्थ भारतीय हैं, लेकिन हमारे नाजरीन को ये जानकर हैरत होगी कि उनके आबाओ अजदाद भारतीय नहीं थे, बल्कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, जो कयाम पाकिस्तान से पहले मुत्तहिदा बरसगीर के वक्त पत्तोकी में रिहाइश वजीर थे। आज भी पत्तोकी में जहां वो रहते थे वहां के पुराने बुजुर्ग उनके बारे में बातें करते हैं। कपिल शर्मा को अपने वालिदैन से पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। यही वजह है कि वो अपने शो में पाकिस्तानी लोगों के बारे में इस तरह की बातें कर जाते हैं जिसे पाकिस्तानियों के अलावा कोई नहीं जानता, जिससे मालूम होता है कि उन्हें पाकिस्तान और यहाँ के लोगों के बारे में अच्छी खासी मालूमात हैं। नंबर 12। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपनी चीजें नहीं बेचती। वक्त और हालात। मज़ाहिया अदाकारी में कोई सानी ना रखने वाले गोविंदा का खानदान भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था। गोविंदा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मुकम्मल अदाकार थे, जो न सिर्फ कॉमेडी के माहिर थे बल्कि वो संजीदा अदाकारी के साथ साथ बेहतरीन रक्स करने में भी महारत रखते हैं। यही वजह है कि 90 की दिहाई में उनका डांस फिल्मों में इस कदर मकबूल हुआ कि वो ट्रेंड बन गया। गोविंदा भारत में पैदा हुए और उन्होंने वहीं पर अपना बचपन और लड़कपन गुजारा। उन्हें आज तक पाकिस्तान आने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनका पाकिस्तान के साथ गहरा ताल्लुक है। गोविंदा के वालिद अरुण कुमार आहूजा की पैदाइश गुजरांवाला की थी। उन्होंने अपना बहुत सा वक्त पहलवानों के शहर में गुजारा था, जिसके बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने लाहौर से ही इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस दौरान उनकी भारतीय हिदायतकार महबूब खान से मुलाकात हुई, जो उनका हाथ पकड़कर फिल्मी दुनिया में ले आए और फिर वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भारत चले गए और वहीं दम तोड़ गए। गोविंदा और उनके मद्दाहों के लिए बिलाशुबा ये बात हैरत से कम नहीं कि उनका धद्याल पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से है, जहां वो आज तक नहीं गए और उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि अपनी जिंदगी में उन्हें कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिलेगा या नहीं।